हेलो नमस्कार, बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल नेशनल इंटरनेशनल। और आज का ये वीडियो होने वाला है कैसे मैं भूटान के फुनचुलिंग सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बारे में। वहाँ पे क्या क्या अच्छे चीज़ें मतलब टूरिस्ट प्लेसेस है देखने के लिए, उसका एंट्री फीस क्या है, उनका टाइमिंग्स क्या है, इन सब के बारे में। तो देरी न करते चले आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मिस हो सकते हैं। ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए इंडियन गाड़ी वगैरह भूटान में एंटर करते हैं प्रॉपर परमिट के साथ। और यहाँ से सामने बढ़ते हुए ही आगे में एक मार्केट जैसा बना हुआ है, और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए सामने आप लोग ये जो दीवार देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली में इंडिया और भूटान के बीच में डिमार्केशन का काम करता है लैंड बॉर्डर में। और इस बाउंड्री वॉल के एकदम पीछे वाला जो किनारा है, उधर में एक इमिग्रेशन ऑफिस का गेट है। इसी बाउंड्री वॉल के साथ साथ 2-4 कदम चलते हुए मैं पहुंच जाता हूँ उस इमिग्रेशन ऑफिस के गेट के वहाँ पे। और वहाँ पे मेरा जो आई कार्ड था उसको दिखा के एंटर कर जाता हूँ उस इमिग्रेशन ऑफिस में। ये इमिग्रेशन ऑफिस भी देखिए कितना सुंदर है, देख के लग ही नहीं रहा था कि इमिग्रेशन ऑफिस है। वुडन डिजाइन से बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। यहाँ के दीवारों पे भूटानीज आर्ट कल्चर, इन सब चीज़ों के तस्वीर वगैरह, और जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है भूटान में वो सब, और फुनचुलिंग का भी ये सब बनाया हुआ था वहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब देखने में। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए सामने में ATM वगैरह भी है, अगर कोई चाहे तो वहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि इंडियन सिटीजन्स को वहाँ पे एक्सचेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इंडियन करेंसी भूटान में अच्छे से ही चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था। मैं तो इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर आके अपना वीडियो किए ही जा रहा था, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे जो माइक है उसमें प्रॉब्लम है, और मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कोई साउंड ही नहीं आ रहा है। मुझे ये पता ही नहीं चला, और मैं इसमें बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भूटान के इमिग्रेशन ऑफिस में अपना ID कार्ड वगैरह चेक करवाने के बाद मैं एंटर हो गया हूँ। और ये है भूटान का फुनचुलिंग टाउन। ये जो मेरे पीछे की तरफ आप लोग देख रहे हैं, ये है भूटान का इमिग्रेशन ऑफिस, और ये उसका पेडिस्ट्रियन टर्मिनल है। ज़्यादातर लोग जो फुनचुलिंग वगैरह में घूमते हैं वो इसी दरवाजे से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं। और जो लोग थिम्पू, पारो, पुनाका वगैरह जाते हैं, यहाँ पे साइड में और एक दरवाजा है, वहाँ से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं। मेरा तो अभी प्लान है फुनचुलिंग टाउन को एक्सप्लोर करने का, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ मेरा जो ट्रैवल एजेंट है वहाँ पे, उनसे थोड़ा बात करने के लिए। इसके बाद वहाँ से होते हुए मैं जाने लगता हूँ मेरे ट्रैवल एजेंट के घर के वहाँ पे। लेकिन उससे पहले जाते हुए मुझे रास्ते पे यहाँ पे दिख जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री का नाम है जांगतो पेलरी लखांग, और ये मोनेस्ट्री फुनचुलिंग में देखने वाले जो मोस्ट फेमस जगह है उनमें से एक है। इस मोनेस्ट्री को सन 1990 में स्टैब्लिश किया गया था दासो आकू तोंगमी द्वारा, और जिन्होंने भूटान का नेशनल जो एंथम है उसको भी कंपोज किया है। और बाय द वे, अगर मैं ये मोनेस्ट्री का नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे सही से प्रोनाउंस करने के लिए। अगर ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ तब तो कोई बात नहीं है, तब तो ओके है। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। इस मोनेस्ट्री में गुरु रिनपोचे के 8 बहुत बड़े बड़े मूर्तियां सजा के रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वरा जैसे और भी कई मूर्तियों से सजा के रखा गया है यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे। और ये मोनेस्ट्री या टेम्पल जो भी आप कहें, ये सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ का सबसे अच्छा बात ये है कि इस मोनेस्ट्री में आपको घुसने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं देना पड़ेगा, ये एकदम फ्री है। इस मोनेस्ट्री को अच्छे से घूमने के बाद मैं निकल पड़ा था मेरी जो ट्रैवल एजेंट है उसके घर में जाने के लिए। लेकिन मुझे तो वहाँ का रास्ता मालूम नहीं था, मैं इसीलिए सबसे पूछते हुए जा रहा था कि कैसे जाया जाए। तो सब कोई मुझे बता रहे थे कि टैक्सी पकड़ो और चले जाओ, 100 रुपया लगेगा। लेकिन मुझे इतना पता था कि वो ये इमिग्रेशन ऑफिस से थोड़ी दूर में, तो इसीलिए मैं गया नहीं। मैं गूगल मैप का सहारा लेके लोगों से पूछते हुए पहुँच गया यहाँ पे। ये जो सामने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है पेलिकिल हाउस। ये भूटान बॉर्डर के यहाँ पे एक लैंडमार्क बिल्डिंग है, और इसके सामने ही एक बस टर्मिनल और यहाँ पे एक ब्रिज जैसा बना हुआ है। और यहाँ से होते हुए यहाँ पे पीछे की तरफ, ये वाला नहीं, इसके पीछे की तरफ ही है भूटान का पोस्ट ऑफिस।
पेलिकिल हाउस के वहाँ से होते हुए मैं चला हूँ ये वाला रास्ते पे, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए है मेरी जो ट्रैवल एजेंट है उसका घर। मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे पहले थोड़ा बात वगैरह करता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, फिर आके फुनचुली को एक्सप्लोर करता हूँ। मेरे ट्रैवल एजेंट के घर, ऑफिस, जो भी चाहे आपके, वहाँ पे पहुँच के मैंने बहुत देर तक उनसे डिस्कस किया कि थिम्पू, पारो, पुराखा वगैरह इन सब जगह में जाने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, कितना दिन लगेगा, SDF का चार्जेस क्या है, गाइड का रेट क्या है, ETC हर चीज़ के बारे में मैंने बहुत देर तक उनसे डिस्कस किया। लेकिन इस बार तो गया नहीं, क्योंकि इस बार तो मेरा कोई प्लान प्रोग्राम कुछ भी नहीं था इन सब जगह में जाने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँ तो इन सब जगह में, जैसे मैंने कहा थिम्पू, पारो, पुराखा, इन सब जगह में जाने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे एक बार तो जाना ही है। और फिर यहाँ से होते हुए मैं फिर से आ गया जो इमिग्रेशन ऑफिस है उस जगह पे। इस इमिग्रेशन ऑफिस के यहाँ पे वापस पहुँच के मैं बहुत देर तक बहुत सारे टैक्सी वाले से बार्गेनिंग किया, और लास्ट में जाके ये जो भाई है उनके गाड़ी को फाइनल किया। इनका नाम है सांगे। ये बहुत ही एक अच्छा बंदा है, लेकिन ये थोड़ा शर्मीला है, शर्मा रहा था वीडियो जब कर रहा था मैं। इनका नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। अगर आप लोग कोई फुनचुलिंग को एक्सप्लोर करना चाहे तो इनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसने मुझसे एक रीजनेबल रेट लिया था, इसीलिए। फुनचुलिंग के मेन जो 4 स्पॉट्स है उनको घुमाने का मेरा इनसे फाइनल हुआ था 800 रुपए में। बॉर्डर एरिया से देखिए थोड़ा ही आउटस्कर्ट्स की तरफ आते ही माहौल कैसे बदल गया, कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला एरिया। जैसे एक छोटा सा टाउन एरिया है, उसके बाहर की तरफ निकलते हुए ही देखिए खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ी यहाँ पे दिखने लगे थे। और उस दिन वेदर भी बहुत साफ था, एकदम क्लियर स्काई था उस दिन। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए सामने भी देखिए ये जो रोड है एकदम साफ सुथरा बड़ा रोड है। इन सब जगह पे तो अगर बाइक रहा और साथ में दोस्त लोग रहे तो उसके साथ साथ ये जो राइड होगा उसका मजा ही कुछ अलग होगा। लेकिन इस बार तो मेरा कोई प्लान नहीं था और कोई आया भी नहीं था, तो मैं इसी भाई के गाड़ी में ही आ गया और इसमें घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था फुनचुलिंग टाउन को। और हाँ, मैंने उसको बता भी दिया था कि भाई अगर तुम मुझे ले जा रहे हो तो ले जाओ, लेकिन ये जान लो कि मैं यहाँ पे जाते हुए जो स्पॉट है वहाँ पे रुकूंगा, फोटो वीडियो वगैरह निकालूंगा, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि जल्दी जल्दी कीजिए साहब, हमें जाना है, तब तो भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, ये जान लो। और ये उसमें राजी भी हो गया। खैर ऐसे थोड़ी देर गाड़ी में सफर करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था वहाँ पे, और जो था ये जो सस्पेंशन ब्रिज या हैंगिंग ब्रिज जो भी आपके यहाँ पे। करीब 175 मीटर लंबा ये ब्रिज देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो फुनचुलिंग सिटी को सामसे सिटी से कनेक्ट करती है। फुनचुलिंग से सामसे सिटी का ड्राइविंग डिस्टेंस था 81.2 किलोमीटर, जो अभी घट के अभी हो गया है सिर्फ 57 किलोमीटर का, जिससे वहाँ के आम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा सुविधा हुआ है। और इस फुनचुलिंग शाम से बॉर्डर के यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। यहाँ से जाने वाले हर एक गाड़ी को यहाँ पे चेक किया जाता है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर एक बॉर्डर टाउन के जंक्शन पे वहाँ पे चेक पोस्ट बना हुआ है। और ये देखिए ये वाला है वो सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है आमोचू सस्पेंशन ब्रिज। और यहाँ से होते हुए इस जगह पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है सामसे सिटी के एंट्री का। और यहाँ से घूमते हुए दुकानों में भी यहाँ का राजा रानी का तो हर जगह पे तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ पे पास में ही है हैंगिंग ब्रिज। हमारे गाड़ी को एक साइड में पार्क करके आस्ते आस्ते मैं उतरने लगा था उस हैंगिंग ब्रिज में चढ़ने के लिए। देखिए ये वाला है ये हैंगिंग ब्रिज। और क्योंकि ये ब्रिज लोहे से बना हुआ था इसलिए वो ब्रिज इतना हिल डुल नहीं रहा था, इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। और साथ साथ ये जो प्रेयर फ्लैग्स हवा में उड़ रहे थे वो भी देखने में बहुत शानदार लग रहा था। और मैं भी आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगा था ब्रिज में। तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ इस ब्रिज से जो खूबसूरत नज़ारे दिखते उसका तो क्या ही कहे। एक तो साइड में ये पहाड़, नीचे बहता हुआ नदी, साइड में ये ब्रिज, और यहाँ से ब्रिज के ऊपर से उड़ता हुआ जो प्रेयर फ्लैग्स है वो इस ब्रिज की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा दे रहे थे। और सब लोग इस खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे और फोटो वगैरह भी उठा रहे थे वहाँ पे। लेकिन मुझे उससे थोड़ा जलन भी हो रहा था, क्योंकि मैं तो अकेला था, मैं तो फोटो वगैरह उठा नहीं पा रहा था और सेल्फी वगैरह उतना मुझे अच्छा लगता भी नहीं है लेने में। सब कोई वहाँ पे अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ पे फ़ोटो वगैरह उठा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और मैं ही सिर्फ शायद वहाँ पे अकेला था जो सोलो ट्रैवल कर रहा था। और इसीलिए मैं वहाँ से होते हुए आगे बढ़ने लग रहा था। वहाँ पे देखा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों मिल के फ़ोटो वगैरह उठा रहे थे। तो इसी लड़के से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरा थोड़ा 1-2 फ़ोटो उठा दो, और वो लड़का मेरा 1-2 फ़ोटो भी उठा देता है और मैं उसको थैंक यू कह के आगे बढ़ जाता हूँ वहाँ पे ब्रिज पे।
और ब्रिज से उतर के वहाँ से जाने से पहले लास्ट में मैं एक सेल्फी ले ही लेता हूँ। फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल पड़ते हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वहाँ पे जाने के लिए। कुछ देर गाड़ी में ऐसे चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था उसके सामने की तरफ। और यहाँ पे जाते हुए रास्ते पे एक टिकट काउंटर है। सब किसी को यहाँ से टिकट परचेस करना पड़ता है उस मोनेस्ट्री के उधर में जाने के लिए। और हम लोग भी यहाँ पे आके रुके और अपना टिकट परचेस किया। और यहाँ का टिकट प्राइस था 30 रुपीज पर हेड। फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए मोनेस्ट्री में जाने के लिए। देखिए ये वाला है ओ मोनेस्ट्री। हालांकि इस मोनेस्ट्री का नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा साइड में इसका फुल डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहे तो एक बार पॉज करके इसका डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और इस मोनेस्ट्री के गेट में ही भूटानीज आर्ट कल्चर को और यहाँ का जो कला है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके रखा हुआ था। और इसी खूबसूरत आर्ट कल्चर से बना हुआ इस दरवाजे से होते हुए मैं एंटर कर जाता हूँ इस मोनेस्ट्री के अंदर में। और ये मोनेस्ट्री का जो एरिया है वो तो एकदम शांत पड़ा हुआ था, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था, लग रहा था एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। और मैं भी आस्ते आस्ते आगे बढ़ जाता हूँ ये जो मोनेस्ट्री का मेन बिल्डिंग है उसके तरफ में। मोनेस्ट्री के मेन बिल्डिंग के ठीक ऑपोजिट साइड में इधर में और एक 2 माले का बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग जैसा बना हुआ था, जिसमें शायद जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और लामाज है वो लोग रहते हैं। और ये वाला है उस मोनेस्ट्री का मेन बिल्डिंग। और इस जगह पे और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो पहले से ही आए हुए थे। वो लोग इस मोनेस्ट्री के अंदर में घुसे हुए थे, यहाँ पे बाहर में जूते वगैरह रख के। और हाँ, यहाँ पे मोनेस्ट्री में घुसने से पहले जूते उतार के ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे अगर आप लोग बाहर में जूते रख के जाते हैं तो वो चोरी वगैरह नहीं होगा। मोनेस्ट्री के इस वाले एंट्रेंस गेट से होते हुए मैं चला जाता हूँ एकदम इसके अंदर में। लेकिन यहाँ पे तो फोटो वीडियो करना तो मना है अंदर में, तो इसलिए मैं वहाँ पे फोटो वीडियो वगैरह कुछ कर नहीं पाया। अंदर जाते ही मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लामाज है वो लोग वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। एकदम छोटे बच्चे से, जैसे उम्र 5-6 साल से लेके 25-26 साल तक के जो बच्चे हैं वो लोग वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। लेकिन मुझे तो बाद में पता चला ये एक्चुअली में कोई मोनेस्ट्री नहीं है, एक्चुअली में एक कॉलेज है। खूबसूरत से पहाड़ियों के गोदी में बैठा हुआ ये जो छोटा सा और एक शानदार सा कॉलेज है, इसका नाम है पेल्डेन ताशी चोलिंग तागलुखांग या शेद्रा। यहाँ पे भी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अगर सही कर रहा हूँ तब तो ठीक ही है। शेद्रा एक्चुअली में एक तिब्बतियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ टीचिंग। और मुझे बाद में ये भी पता चला कि यहाँ पे जो लामाज है वो एक्चुअली में यहाँ के स्टूडेंट्स है और जिनका नंबर है 70। उस वाला मोनेस्ट्री या कॉलेज जो भी आपका है उस जगह से बाहर निकल के हम लोग फिर से अपने ये गाड़ी में सफर शुरू कर देते हैं हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसके तरफ जाने के लिए, जो था कारबंदी मोनेस्ट्री। और मैंने भूटान में एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे हर जगह पे अभी जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ का जो पहाड़ का इलाका है जहाँ से कभी कभी लैंडफॉल भी होता है, उस जगह को भी सही तरीके से रिपेयर करने के लिए वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था। जगह जगह पे ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। खैर वहाँ से कुछ देर आगे बढ़ते हुए हम लोग ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं यही है कारबंदी मोनेस्ट्री का गेट। हम लोग इसके सामने पहुँचते हैं और कुछ देर बाद इसके अंदर भी चले जाते हैं। अंदर पहुँचते ही हमारा सबसे पहला काम था यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके यहाँ का टिकट परचेस करना। और यहाँ का टिकट प्राइसेस है पर हेड 30 रुपीज फॉर इंडियन सिटीजन्स। वहाँ से टिकट वगैरह खरीदने के बाद मैं आस्ते आस्ते जाने लगता हूँ ये जो मोनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस है उसके तरफ।
ये वाला मोनेस्ट्री भी उस दिन खाली खाली सा था, क्योंकि एक्चुअली मैं वीकडेज में गया था इसलिए खाली था। अगर वीकेंड में जाता तो यहाँ पे भीड़ तो रहता ही है टूरिस्ट लोगों का। और यहाँ से जो मेन एंट्रेंस है उसके सामने जाते हुए मुझे दिख जाता है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और मैं ये नज़ारे को लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पे थोड़ा रुक जाता हूँ और इसको अच्छे से देखता हूँ उधर में। और ये जो जगह दिख रहा है ये तो एक्चुअली में आप लोग कोई व्यू पॉइंट ही कह सकते हैं। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये जो सामने वाला इलाका दिख रहा है ये एक्चुअली में पूरा का पूरा फुनशोलिंग टाउन है, और ये जो सामने से नदी बह रहा है ये है तीस्ता रिवर, और इसके पीछे के तरफ में जो पहाड़ी के उस पार है, उस पार का जो इलाका है वो है जयगांव टाउन, जो इंडिया में पड़ता है। कारबंदी मोनेस्ट्री या गोम्पा या गोएम्बा जो भी आप कहे, ये भूटान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। नीचे की वैली एरिया से करीब 400 मीटर ऊपर स्थित ये बहुत खूबसूरत जो मोनेस्ट्री है ये बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ है, जिसे आशी फुनशो चोड्रॉन ने बनवाया था, जो कि रॉयल फैमिली की ग्रैंड मदर थी ईयर 1967 में। यहाँ पे भी अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो तब ठीक ही है। और ये माना जाता है कि इस मोनेस्ट्री से ब्लेसिंग्स लेने से जो लोग इनफर्टाइल कपल है, मतलब जिन लोगों को बच्चा नहीं होता, उन लोगों को फर्टिलिटी का ब्लेसिंग्स मिल जाता है। एक इंडियन कपल इस मोनेस्ट्री में जाके विजिट करते हैं और प्रे करते हैं कि उन लोगों को बच्चा हो जाए, और उन लोगों का ये प्रेयर भी आंसर्ड हो जाता है। उसके बाद से ये चीज़ माना जाने लगा कि जो लोग इनफर्टाइल कपल है उन लोगों को फर्टिलिटी का ब्लेसिंग्स मिलता है इस मोनेस्ट्री से। और ये मोनेस्ट्री सुबह 7 बजे ही खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। और ये मोनेस्ट्री में जो एंट्री फीस है वो किसी साइड में तो नील दिखाता है, नो एंट्री फीस दिखाता है, लेकिन इसका एंट्री फीस जैसे मैंने कहा इसका एंट्री फीस है 30 रुपीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स पर हेड। और इस मोनेस्ट्री के अंदर में शाबद्रुंग, नवांग, नामग्याल और गुरु रिनपोचे के बहुत सारे मूर्तियां देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ लॉर्ड बुद्धा के भी लाइफ के बहुत सारे सीन को पेंटिंग के साथ पोर्ट्रेट करके रखा गया है उधर। बाकी सारे मोनेस्ट्रियों की तरह इस मोनेस्ट्री में भी अंदर में फोटो वीडियो ये सब करना तो मना है, तो इसलिए मैं वहाँ पे अंदर में फोटो वीडियो ये सब कर नहीं पाया था। लेकिन हाँ, मोनेस्ट्री के बाहर में तरफ और भी कई सारे टूरिस्ट आए हुए थे, ट्रेवलर्स भी आए हुए थे, तो उनमें से एक आदमी को कह के मैंने अपना 2-3 फोटो उठाने के लिए कहा था। उनका फोटो उठाने का स्किल एक बार देखिए आप लोग, देखिए कितना खूबसूरत फोटो खींचा था वो आदमी मेरा। उनका ये फोटो उठाने का स्किल देख के मैंने तो लास्ट में डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना 2-4 सेल्फी निकालता हूँ, और फिर वहाँ से होते हुए इस मोनेस्ट्री के अंदर में ही एक ग्राउंड जैसा बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए हुए थे उन सबको देखने के लिए। ये देखिए, ये है वो प्रेयर फ्लैग वाला एरिया या ग्राउंड जो भी आप कहे, और इसके सामने से नीचे के तरफ में ये जो फुनशोलिंग टाउन है इसका पूरा अच्छे से व्यू दिखता है, और सामने ये जो खूबसूरत नीले पहाड़ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं। और ये जो प्रेयर फ्लैग्स है उनका वेव देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इस जगह को अच्छे से देखने के बाद मैं वापस जाता हूँ हमारे गाड़ी की तरफ। मेरा जो ये 4 स्पॉट का ट्रिप था उसको कंप्लीट करके वापस आने के लिए। वापस आते वक्त ये जो एरिया है दो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरे हरे भरे पेड़ों से सजे हुए, पूरा का पूरा एरिया जो है ग्रीनरी से भरा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाला। भूटान में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे हर एक लैंडमार्क एरिया हो या कोई जगह हो, उस जगह पे यहाँ के जो राजा है या रानी है उन सब के तस्वीर बनाए रहते हैं। ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनको। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस भी किया कि भूटान में कोई ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। वहाँ पे पुलिस कैंप जैसे बने हुए हैं, और वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल्स है वो शिफ्टिंग ड्यूटी के हिसाब से वहाँ का जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उनको कंट्रोल करते हैं। और इस चीज़ का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैंने खुद अपने आंखों से देख भी लिया था वहाँ पे, जो आप लोग इस वीडियो में देख के तो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने तो खुद अपने आंखों से वो चीज़ विटनेस कर लिया था वहाँ पे। भूटान के ऐसे और भी बहुत सारे अननोन, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख के एंजॉय भी कर सकते हैं। खैर जो भी हो, ये जो भूटानीज बिल्डिंग है मैक्सिमम बिल्डिंग ही एक ही तरह के स्ट्रक्चर जैसे पैटर्न में ही बना हुआ है, और जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मैं वहाँ पे ये चीज़ भी नोटिस कर रहा था, देखिए सारे के सारे जो बिल्डिंग्स है उनके पैटर्न ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, और इसका कलर भी ऑलमोस्ट घुमा फिरा के वो भी एक ही जैसा है, जो इन सब चीज़ों को मिला के एक यूनिक लुक दे रहा था।
थोड़ा गौर से देखने से ये चीज़ अच्छे से आप लोगों को नजर आएगा। देखिए ये जो गली है इसके दोनों साइड में जो बिल्डिंग्स बने हुए उसका स्ट्रक्चर भी सेम जैसा है और कलर्स भी मिला जुला के ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। और मैंने वहाँ पे ये भी चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे जो रास्ते वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे थे। यहाँ से हमें एक चीज़ तो सीखना चाहिए कि अपने देश को कैसे साफ रखा जाए। अच्छा चीज़ किसी भी देश का वो सीखने में हर्ज नहीं होना चाहिए। जो भी हो, ऐसे कुछ देर चलने के बाद हम लोग आके रुकते, जो मैंने वीडियो में पहले दिखाया था ना, जो मोनेस्ट्री जांग तो पेलरी लकांग, वहीं पे आके थोड़ा रुक जाते क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो गया था। तो यहाँ पे भी बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पे भी कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। ये एक पोस्ट जैसा बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर में फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं और 2-3 खाली कैमरा CCTVs लगे हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी वगैरह अपने आप ही लाइन मेंटेन करके आना जाना कर रही है। यहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये जो इमिग्रेशन ऑफिस था उसके सामने से भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक गली में ले जाके सांगे जो ड्राइवर भाई थे मेरे गाड़ी के, वो मुझे उस गली में ले जाके उतार देते हैं क्योंकि यहाँ पे जहाँ तहाँ पे पिकअप और ड्रॉप करना भी मना है, इसीलिए। यही वो वाला गली है जहाँ पे सांगे ने मुझे उतारा था और यहाँ पे उतर के मैंने अपना दोपहर का जो लंच है वो करके फिर रिटर्न चला गया था मेरे होटल में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस दिन लंच में मैंने क्या क्या खाया था, भूटान के ऑथेंटिक डिशेस क्या है, उनके प्राइजेस क्या है, वो कहाँ पे मिलते हैं। आप लोग अगर भूटान घूमने जाए तो वहाँ पे आप लोग क्या क्या खा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेंगे अगले वाले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।